मेरा सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम जी आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझाने वाले हैं जी नागरी लिपि, जो आपका हिंदी का आपका 5 नंबर चैप्टर है। जो आपका कौन सा आपका खंड का है जी, तो आपका गद्य खंड का ये आपका चैप्टर है 5 नंबर, जिसका नाम है जी आपका नागरी लिपि। ठीक है जी, क्या नाम है जी? नागरी लिपि। सबसे पहले हम इस चैप्टर को आपको लेखक के बारे में बताएंगे जी। ठीक है, उसके बाद आपको हम नागरी जो आपका लिपि चैप्टर है उसको पूरा अच्छे तरीक़े से डिटेल में आपको समझाएंगे कि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न ना छूटे, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे जी लेखक के बारे में, उसके बाद आपको हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाएंगे जी। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव आपको हम क्वेश्चन देंगे जी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम देने वाले हैं जी। ठीक है जी, तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो समझिए, नागरी जो लिपि है जो आपका ये क्या है जी, तो आपका ये एक निबंध है। क्या है जी? निबंध है। ठीक है जी। और नागरी लिपि जो आपका ये चैप्टर है, ठीक है जी, इसका लेखक कौन है जी? तो इसका लेखक है गुणाकर मूले। क्या है जी? गुणाकर मूले। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नागरी लिपि चैप्टर का लेखक कौन है जी? तो आपका है कौन जी? गुणाकर मूले। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आगे कि गुणाकर मूले किस निबंध के निबंधकार हैं जी? तो नागरी लिपि जो आपका निबंध है उसका क्या है जी? निबंधकार आपका है जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। इसका जन्म कब हुआ था जी? किसका जी? तो गुणाकर मूले का जी। तो 1935 ईस्वी में हुआ था जी, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ठीक है जी, कौन सा जिले में जी? तो अमरावती जिले में इसका जन्म हुआ था गुणाकर मूले का। ठीक है जी, तो आपसे प्रश्न पूछाएगा कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था जी? तो 1935 ईस्वी में हुआ था जी। पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था जी? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में इसका मराठी भाषा है जी। ठीक है जी, जो आपका गुणाकर मूले जो आपका ये आपका नागरी लिपि जो आपका निबंध है, इसका जो लेखक है जी आपका कौन जी? गुणाकर मूले। इसका प्रारंभिक शिक्षा आपका कहाँ हुआ जी? ग्रामीण परिवेश में, मतलब आपका गांव में। ठीक है जी, और इसका भाषा क्या है जी? तो मराठी भाषा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस लेखक का प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुआ है? तो गुणाकर मूले का। ठीक है जी, आपसे पूछा जाएगा कि गुणाकर मूले का जो आपका प्रारंभिक शिक्षा इसका कौन सा अथी में हुआ था जी? तो ग्रामीण परिवेश में हुआ है। आपका कौन सा भाषा में ये शिक्षा प्राप्त किए थे जी? आपका प्रारंभिक शिक्षा जो गुणाकर मूले कौन सा जो आपका ये गुणाकर मूले जो प्रारंभिक शिक्षा आपका कौन सा भाषा में प्राप्त किए थे जी? तो मराठी भाषा में। ठीक है जी, तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि गुणाकर मूले अपना प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में प्राप्त किए थे जी? तो मराठी भाषा में। ठीक है जी, आगे समझिएगा। मैट्रिक से MA तक इसका मेन जो सब्जेक्ट होता है क्या था? इसका गणित था, लेकिन ये लिखते हैं क्या जी? निबंध लिखते हैं। आगे समझिएगा। 2500 से प्लस इसका लेख क्या हुआ जी? प्रकाशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ जी? प्रकाशन हुआ है। आगे समझिएगा। एवं 30 पुस्तकों का इसका क्या हुआ जी? प्रकाशन हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा किस लेखक का 25 वर्ष में 2500 से अधिक लेख प्रकाशित हुआ जी? तो गुणाकर मूले का। किसका जी? गुणाकर मूले का। इसका प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है जी, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। समझिएगा। अक्षरों की कहानी पूछेगा किसका रचना है जी? तो गुणाकर मूले का। ठीक है जी। इतिहास और संस्कृत किसका रचना है जी? तो आपका गुणाकर मूले का है। आगे समझिएगा। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। ठीक है जी, आगे समझिएगा। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक सूर्य, और लास्ट में आपका इसका एक रचना है जो क्या नाम है जी? इसका नक्षत्र लोक। ठीक है जी, ये सभी क्या है? इसका आपका गुणाकर मूल्य का ये सभी क्या है जी? रचनाएं हैं। ठीक है जी, क्या है जी? रचनाएं हैं।
तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, एग्जाम में, कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है जी? तो गुणाकर मूल्य के। ये जो सारा बताएं जी किसका रचना है जी? तो गुणाकर मूल्य का है। ठीक है जी। और जो आपका ये चैप्टर है आपका जो चैप्टर है नागरी लिपि, जो आपका क्या है जी? निबंध है। तो यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। ठीक है। जो आपका ये चैप्टर है नागरी लिपि, आपका एक क्या जी? निबंध है। तो ये जो आपका चैप्टर है नागरी लिपि, जो आपका भारतीय लिपियों की कहानी से पुस्तक से लिया गया है जी। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि निबंध जो आपका है ये किस पुस्तक से लिया गया है जी? तो आपका भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। ठीक है। आगे समझिएगा, इनका मतलब गुणाकर मूल्य का निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था जी? 2009 ईस्वी में इसका क्या हुआ था जी? मृत्यु हो गया था। ठीक है जी। तो ये आपका रहा लेखक के बारे में। इसके बारे में जी? लेखक के बारे में। आपका एग्जाम में अगर लेखक के बारे में अगर आप समझ चुके हैं, तो अगर लेखक के बारे में से कोई भी आपको प्रश्न पूछा जाए लेखक के बारे में, तो आपको एग्जाम में तो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपको हम पूरे अच्छे तरीक़ा से समझाएं। अब हम नागरी लिपि चैप्टर को पूरा अच्छे तरीक़ा से डिटेल में आपको हम समझाते हैं। आप समझने के लिए तैयार रहिएगा। अब इस चैप्टर को जो कहानी है जी, इसको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से हम आपको कहानी बना के आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है जी। एक्चुअल इस चैप्टर में आपको देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का आपका लिपि क्या है जी? देवनागरी लिपि है। ठीक है जी। तो बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको हम इस चैप्टर को समझाने वाले हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझिएगा जी। ठीक है जी। समझिएगा। ठीक है जी। देवनागरी लिपि में स्थिरता कैसे आई जी? देवनागरी लिपि में स्थिरता कैसे आया? तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं जी? आपका 52 होते हैं। कितना होता है जी? 52 होता है। तो कैसे पता चला कि का इस तरह से लिखा जाता है, टा इस तरह से लिखा जाता है जी? कैसे पता चला? तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जब देवनागरी लिपि के आपका 200 सदी पहले टाइपराइटर बने। किसका जी? देवनागरी लिपि का 200 सदी पहले टाइपराइटर बने। ठीक है जी। तो क्या होने लगा जी? किताब छपने लगा। तब आपका देवनागरी लिपि में क्या है जी? स्थिरता आया। ठीक है जी। तब हमको पता चला कि का इस तरह से लिखा जाता है, टा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है जी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि देवनागरी लिपि का टाइपराइटर कब बने? देवनागरी लिपि का टाइपराइटर कब बने जी? 200 सदी पहले, मतलब 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि का आपका क्या बना था जी? टाइपराइटर बना था। ठीक है। आगे समझिएगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती, ये सभी जो आपका भाषा है कौन सा लिपि में लिखा जाता है जी? तो देवनागरी लिपि में। कौन सा लिपि में जी? देवनागरी लिपि में। ठीक है जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी, संस्कृत जो आपका भाषा है कौन सा लिपि में लिखा जाता है? तो क्या आंसर मारेगा? देवनागरी लिपि। ठीक है जी। आगे समझिएगा, आपका जो बंगला, जो आपका बंगाल का क्या जी? बंगला भाषा है, उसको क्या कहा गया है जी? देवनागरी लिपि की बहन कहा गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस भाषा को देवनागरी लिपि की बहन कहा गया है जी? तो बंगला। ठीक है जी। जो आपका बंगाल है उसमें बंगाल में आपको कौन सा भाषा बोला जाता है जी? तो आपका बंगला में कौन सा भाषा बोला जाता है जी? तो बंगाल में आपको कौन सा भाषा बोला जाता है जी? तो आपका बंगला भाषा बोला जाता है। ठीक है जी। आपका कौन सा भाषा बोला जाता है जी? आपका बंगाल में बंगला भाषा बोला जाता है। तो बंगला भाषा को किसका बहन कहा गया है जी? तो देवनागरी लिपि का बहन कहा गया है। ठीक है जी। आगे समझिएगा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी जो भाषा है इसका लिपि कहाँ से लिया गया है जी? तो ब्राही लिपि से लिया गया है। ठीक है जी। ये सभी जो आपको भाषाएं लिखे जाते हैं कौन सा लिपि से इसको लिया गया है जी? तो ब्राही लिपि से। भारत का प्राचीन लिपि क्या है जी? आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे समझिए, प्रारंभिक लेख आपका देवनागरी लिपि का कहाँ से मिला जी? तो दक्षिण भारत से। कहाँ से मिला जी? प्रारंभिक लेख आपका देवनागरी लिपि का कहाँ से मिला जी? तो दक्षिण भारत से। कहाँ से जी? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के जो लोग हैं जो आपका नागरी लिपि को क्या कहते हैं जी? तो कहते हैं नंदी नागरी। क्या कहते हैं जी? नंदी नागरी कहते हैं। ठीक है जी।
तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत के लोग आपका नागरी लिपि को क्या कहते हैं जी, तो नंदी नागरी लिपि कहते हैं। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा कि नागरी लिपि का सबसे प्रारंभिक लेख कहाँ से मिला जी, तो आपका दक्षिण भारत से मिला। ठीक है जी। आगे समझिएगा, कोंकण के शिलालेख राष्ट्रकूट विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में लिखा गया है जी, तो नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है जी। आगे समझिएगा, 11वीं शताब्दी के सिक्के पर आपका नागरी लिपि लिखा हुआ क्या गया जी, देखा गया है। ठीक है जी। आगे समझिएगा, 12वीं सदी में, ठीक है जी, 12वीं सदी में सिक्के पर आपका वीर केरल से लिखा हुआ देखने के लिए मिला है जी। ठीक है जी। कौन सा आपका लिपि में जी, कौन सा लिपि में देखने के लिए मिला है जी, तो देवनागरी लिपि में। कौन सा लिपि में जी, देवनागरी लिपि में। 12वीं सदी में सिक्के पर वीर केरल से देखने के लिए मिला है आपका देवनागरी लिपि में लिखा हुआ जी। ठीक है जी। आगे समझिएगा, अकबर ने सिक्के पर राम सीता की आकृति बनाई थी। अकबर ने सिक्के पर किसका आकृति बनाई थी बताइए जी, तो राम सीता का। ठीक है जी, किसका जी, राम सीता का, राम सीता का। आगे समझिएगा, उत्तर भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है जी, तो देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है जी। कौन सा लिपि कहा जाता है जी, उत्तर भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है जी। क्या कहा जाता है जी, देवनागरी लिपि कहा जाता है। आगे समझिएगा, 8वीं 9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में था। 8वीं 9वीं सदी में किस लिपि का प्रचलन पूरे देश में था बताइए जी, किस लिपि का जी, किस लिपि का प्रचलन पूरे देश में हुआ था जी, तो देवनागरी लिपि का। कौन सा लिपि का जी, देवनागरी लिपि का। ठीक है जी। आगे समझिएगा, उत्पत्ति में मतलब आपका देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है ये आपको जानिए, तो इसमें बहुत सारा का मतभेद है। ठीक है जी। कहा गया कि सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको देवनागरी लिपि नाम दिया गया है जी। ठीक है जी। कुछ लोग को कहना है कि काशी में प्रयोग किया गया था। ठीक है जी। काशी मथुरा को जो आपका भूमि है उसको क्या कहा गया है जी, तो देवों का लोग कहा गया है। ठीक है जी, देवों का लोग, तो इसलिए काशी में इसको प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसका नाम धरा गया है क्या जी, देवनागरी लिपि। ठीक है जी। आगे समझिएगा, पाद ताडिकम नामक ग्रंथ में लिखा है कि पटना में उपयोग किया गया है। ठीक है जी, इसलिए इसका नाम क्या धरा गया है जी, देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि जी, देवनागरी लिपि। ठीक है जी। पहले जो पटना आपका नगर है उसको क्या कहा जाता था जी, पाटलिपुत्र नगर कहा जाता था। ठीक है जी, इसलिए पाटलिपुत्र नगर में इसको प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया जी, देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है जी। आगे समझिएगा, 14वीं 15वीं, ठीक है, सदी के विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरी कहा था। ठीक है जी। क्या कहा जाता था जी, 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने इसे क्या कहा था जी, देवनागरी लिपि को क्या कहा था जी, तो आपको कहा था नंदी नागरी। ठीक है जी। आगे समझिएगा, हिंदी के आदि कवि कौन है जी, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है जी, तो आपका कौन है जी, सरहपाद। क्या जी, सरहपाद। आपसे पूछा जाएगा कि दोहा कोश किन की रचना है, दोहा कोश किन की रचना है जी, तो सरहपाद की। किसकी जी, सरहपाद की। ठीक है जी, सरहपाद की। ठीक है, सरहपाद की। आगे समझिएगा, श्रवण बेल गोला आपका कर्नाटक में एक स्थान का नाम है जी। ठीक है जी। वहाँ पर किसका मंदिर है जी, तो आपका किसका मंदिर है जी, गोमतेश्वर का मंदिर है, मतलब गौतम बुद्ध का मंदिर है। आपसे पूछा जाएगा कि गोमतेश्वर का मंदिर कहाँ है जी, तो कर्नाटक के
श्रवण बेल गोला स्थान पर है। ठीक है जी। आपको पूछा जाएगा कि श्रवण बेल गोला गोताखोर मंदिर कहाँ है जी। ठीक है जी। कौन सा देश में है जी। ठीक है जी। तो आपको कहा जाएगा, आंसर आपको क्या कहिएगा, कर्नाटक में। ठीक है जी। आपका कर्नाटक में ये स्थान का नाम है जहाँ आपका कौन सा मंदिर है जी, तो आपका क्या जी, गोमतेश्वर का मंदिर है। ठीक है जी। आगे समझिएगा, गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे और कन्नौज पर अधिकार किया था। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा गुज्जर प्रतिहार आपका क्या था, एक विदेशी शासक था। ठीक है जी। पूछा जाएगा गुज्जर प्रतिहार कहाँ से आए थे जी, तो भारत के बाहर से आए थे जी। गुज्जर प्रतिहार किस पर अधिकार जमा लिया था जी, तो आपका कन्नौज पर। ठीक है जी। आगे समझिएगा, इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि का उपयोग किया है। इस्लामी जो शासकों ने है जो सिक्के पर किसका प्रयोग किया है जी, कौन सा लिपि का जी, तो नागरी लिपि का आपका प्रयोग किया है। ठीक है जी, प्रयोग किया है। तो ये आपका चैप्टर हो गया पूरे तरह से क्या जी, समाप्त। क्या हो गया जी, समाप्त हो गया आपका चैप्टर जी। आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है जी, 100% समझ में आया होगा। देवनागरी लिपि के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना था कि देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्पत्ति क्या क्या बताएगा जी, गुजरात के नागरों ब्राह्मणों ने प्रयोग किया था, इसलिए इसको क्या नाम धरा गया जी, देवनागरी लिपि धरा गया। ठीक है जी। मतलब बहुत सारा इसका क्या है जी, लोगों का मत भेद है यहाँ पर। ठीक है जी। तो आपको ये पता नहीं करना है कि आपको पता भी इस चैप्टर में नहीं पूरा चला कि कहाँ से एक्चुअल में इसका देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। कुछ लोग को कहना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने प्रयोग किया था, इसलिए इसको देवनागरी लिपि नाम धरा गया है। ठीक है जी। कुछ काशी के में प्रयोग किया गया था, काशी में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको देवनागरी लिपि नाम धरा गया है। ठीक है जी। और आपका ये आपका तीसरा बताए थे जी कि आपका पद ताडिकम नामक ग्रंथ में लिखा है कि पटना में प्रयोग किया गया, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा गया है। ठीक है जी, देवनागरी लिपि नाम धरा गया है जी। ठीक है जी। आपको पूरा 100% समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी। ये आपको पूछा जाता ऑब्जेक्टिव, जितना आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता था आपका चैप्टर से पूरा मैं आपको 100% समझा दिया। ठीक है जी। अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव का एक क्लास दूंगा, एक सब्जेक्टिव का आपको क्लास दूंगा जी। ठीक है जी। तो आपको अगर क्लास बिल्कुल 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक जरूर करना। आप सभी को क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।